जयतु भारतम। स्वागत है आप सभी का सर्वव्यापी स्टडीज पे। क्या आपने कभी सोचा है कि जिस कॉन्स्टिट्यूशन की माला आप दिन भर जपते रहते हैं हमेशा, कॉन्स्टिट्यूशन 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 कॉन्स्टिट्यूशन, वो कॉन्स्टिट्यूशन आया कहाँ से, उसका वास्तविक अर्थ क्या है, एक्चुअल मीनिंग क्या है, उसका ओरिजिन कहाँ से है, क्या है ओरिजिन उसका, कहाँ से वो चल के आया बना, इसके विषय में विचार अगर आपने नहीं किया है तो आज जानिए कॉन्स्टिट्यूशन और संविधान, इन दोनों में कितना अंतर है, क्या अंतर है भी या नहीं, इज देयर एनी डिफरेंस बिटवीन कॉन्स्टिट्यूशन एंड संविधान और नॉट, और अगर वो अंतर है तो वो अंतर क्या है, इसको भी समझेंगे। देखिएगा, जो कॉन्स्टिट्यूशन है, लैटिन में एक वर्ड है कॉन्स्टिट्यूवर। कॉन्स्टिट्यूवर ये कॉन्स्टिट्यूवर एक वर्ब है, क्रिया शब्द है। इसका मतलब होता है किसी चीज को इस्टेब्लिश करना, सेटअप करना। टू इस्टेब्लिश, टू सेटअप, टू इस्टेब्लिश, टू सेटअप, किसी चीज को इस्टेब्लिश करना, स्थापित करना, सेटअप करना कॉन्स्टिट्यूवर कहलाता है। इस कॉन्स्टिट्यूवर से एक नाउन वर्ड बना, संज्ञा शब्द बना लैटिन भाषा में ही, जिसको कहा गया कॉन्स्टिट्यूशियो। कॉन्स्टिट्यूशियो कॉन्स्टिट्यूशियो इस कॉन्स्टिट्यूशियो का मतलब सेटल्ड कंडीशन, एक अरेंज्ड कंडीशन। सेटलमेंट हो गया, सेटल्ड हो गया, तो सेटल्ड कंडीशन। इस कॉन्स्टिट्यूशियो शब्द को फ्रेंच भाषा में, ओल्ड फ्रेंच में कहा गया कॉन्स्टिट्यूशन। ओल्ड फ्रेंच में, ओल्ड फ्रेंच क्या होता है बताएंगे। ओल्ड फ्रेंच में इसको कहा गया कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन, इसमें सी है, ध्यान रखिएगा, टी नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन। ओल्ड फ्रेंच क्या होता है सर? फ्रांस में जो पुरानी फ्रेंच लैंग्वेज थी, जो 8वीं शताब्दी से 8th सेंचुरी से 14th सेंचुरी तक जो चली भाषा, इस भाषा को हम कहते थे ओल्ड फ्रेंच। और इस 14th सेंचुरी के बाद 17th सेंचुरी तक, 14th से 17th सेंचुरी तक जो भाषा चली उसको हम कहते हैं जनरलाइज्ड फ्रेंच। जनरलाइज्ड, जनरलाइज्ड, इसको थोड़ा सामान्य कर दिया, थोड़ा सरल कर दिया गया, ओल्ड फ्रेंच थी। इसके बाद 17th सेंचुरी के बाद, 17वीं शताब्दी के बाद आज तक जो फ्रेंच भाषा चलती है वो मॉडर्न फ्रेंच है। मॉडर्न फ्रेंच। तो ओल्ड फ्रेंच में जो 8वीं शताब्दी से 14वीं शताब्दी तक चली थी, उसमें इस वर्ड से कॉन्स्टिट्यूशन वर्ड आया, कॉन्स्टिट्यूशन शब्द। तो ये कॉन्स्टिट्यूशन शब्द का इसका मतलब क्या बताया गया? इस्टेब्लिशमेंट, कोई भी इस्टेब्लिशमेंट। इस ओल्ड फ्रेंच से इस कॉन्स्टिट्यूशन वर्ड को लिया गया मिडिल इंग्लिश में। मिडिल इंग्लिश क्या होता है अभी बताएंगे। मिडिल इंग्लिश में इसे लिखा गया कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन, यू जोड़ दिया गया, ओ के बाद यू जोड़ दिया गया, कॉन्स्टिट्यूशन। और इस यू को जोड़कर इन्होंने क्या क्या बना दिया, इसका मतलब बताया ये रूल्स है, लॉज है, रेगुलेशंस है, कस्टम्स हैं, नियम कायदे कानून परंपराएं हैं। कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब ये बताया, बस एक यू जोड़ के। ये मिडिल इंग्लिश में था। जैसे यहां पर ओल्ड, जनरलाइज्ड और मॉडर्न देखने को मिल रहा है, उसी तरह इंग्लिश लैंग्वेज को हम जब देखते हैं तो जो ओल्ड इंग्लिश लैंग्वेज थी वो 5वीं शताब्दी से 11वीं शताब्दी तक, 5th सेंचुरी से 11th सेंचुरी तक ओल्ड इंग्लिश चलती थी। 11th से लेकर 15th सेंचुरी तक, 11th से लेकर 15th सेंचुरी तक ये मिडिल इंग्लिश चलती थी। जो यहां पर जनरलाइज्ड फ्रेंच बोला जाता था, उस तरह यहां पर मिडिल इंग्लिश बोला गया। और 15th सेंचुरी के बाद वाली जो इंग्लिश है वो मॉडर्न इंग्लिश है, जो आज तक चलती है मॉडर्न इंग्लिश 15th सेंचुरी के बाद। तो इसमें भी मिडिल इंग्लिश में, यानी कि जो 11वीं से 15वीं शताब्दी वाली इंग्लिश थी, उसमें इस
कंस्टिट्यूशन वर्ड से कंस्टिट्यूशन ये वर्ड लिया गया। इसका मतलब निकला रूल्स, लॉज, रेगुलेशंस, रूल्स, रेगुलेशंस, लॉज, कस्टम्स, वहां के नियम, कायदे, कानून, परंपराएं। कब लिया गया? 14th सेंचुरी के मिड में, 14वीं शताब्दी के मध्य में, 1350 के आसपास आप समझिएगा। तो 14th सेंचुरी के मिड में लिया गया। इसका मतलब रूल्स, रेगुलेशंस लिख लीजिएगा, फिर कस्टम्स जो भी। तो अब इस कॉन्स्टिट्यूशन को मॉडर्न इंग्लिश में कॉन्स्टिट्यूशन बोला गया। मॉडर्न इंग्लिश में कॉन्स्टिट्यूशन, इसमें से जो है कि सी की जगह पर टी कर दिया गया और यू को हटा दिया गया और आपका बन गया कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन, तो ये कॉन्स्टिट्यूशन आपका जो है क्या किया गया है? बाकी सब वही है सर, सी की जगह पर टी कर दिया गया है, यू को हटा दिया गया, फिर TION वही है। तो ये जो आपका कॉन्स्टिट्यूशन है, इसका डेफिनेशन दिया गया कि ये एक फंडामेंटल प्रिंसिपल्स हैं, रूल्स हैं, फंडामेंटल्स, जिनके द्वारा किसी स्टेट, किसी राज्य या फिर किसी ऑर्गेनाइजेशन, संस्थान को गवर्न किया जाए, शासित किया जाए। फंडामेंटल प्रिंसिपल्स और रूल्स बाय विच a state or an organization be governed। तो ये इसका डेफिनेशन बताया गया कॉन्स्टिट्यूशन का। अब देखिएगा इस वर्ड को, इस कॉन्स्टिट्यूशन वर्ड में कहीं भी ऐसा नहीं कहा गया है कि ये एक प्रिंसिपल्स हैं, रूल्स हैं। ऐसा कहीं इस शब्द से इसका अर्थ ऐसा प्रतिपादित नहीं होता। क्यों? कि आप पूरी ये कहानी भले छोड़ दीजिए, बस इतना आप थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो समझ जाएंगे कि कॉन्स्टिट्यूट से बना हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन। कंस्टिट्यूट एक वर्ब है, जैसे वहां पर कंस्टिट्यूवर वर्ब था, वैसे यहां इंग्लिश में कंस्टिट्यूट एक वर्ब है जिसका मतलब होता है गठित करना, किसी चीज को इकट्ठा करना, गठित करना, कंस्टिट्यूट करना। और उस कंस्टिट्यूट से ये नाउन बन गया कॉन्स्टिट्यूशन। कंस्टिट्यूट होने के बाद क्या बना? कॉन्स्टिट्यूशन। गठित होने के बाद क्या बना? संगठन। गठित होने के बाद क्या बनेगा? संगठन। तो कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब तो हो गया संगठन सर, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन। ये खुद एक ऑर्गेनाइजेशन है। ऑर्गेनाइजेशन का सिनोनिम्स है कॉन्स्टिट्यूशन, सिनोनिम। अगर आपको विश्वास नहीं होगा तो चेक कर लीजिएगा। तो कॉन्स्टिट्यूशन जो है ऑर्गेनाइजेशन का सिनोनिम है। तो कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब तो सर हो गया ऑर्गेनाइजेशन। फिर क्यों कह रहे हैं कि किसी ऑर्गेनाइजेशन या स्टेट को गवर्न करने के लिए जो फंडामेंटल प्रिंसिपल्स या रूल्स हैं उसको कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। शब्द तो कहीं नहीं कह रहा, शब्द से ऐसा अर्थ तो कहीं नहीं निकल रहा। तो वास्तविक जो कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब है वो ऑर्गेनाइजेशन ही है, लेकिन इन्होंने खुद से बना दिया ऐसा डेफिनेशन जिसको इनका अपना ये शब्द भी स्वयं मानने को तैयार नहीं है। तो ये है कॉन्स्टिट्यूशन, एक्चुअल मीनिंग ऑर्गेनाइजेशन। अब संविधान क्या है सर? संविधान क्या है? तो संविधान जो शब्द है, देखिएगा ये संविधान दो शब्दों से मिलकर बना है, दो संस्कृत के शब्द सम और विधान, समधन विधान। सम का मतलब होता है समान रूप से, समान रूप से, और विधान का मतलब, विधान मतलब व्यवस्था, नियम, व्यवस्था। तो व्यवस्था यानी कि जो व्यवस्था होगी वो सबके लिए समान रूप से, सबके लिए समान रूप से व्यवस्था लागू करना ही संविधान है। संविधान के अर्थ में ही, शाब्दिक अर्थ ही जो दिख रहा है विधान से, व्यवस्था, एक व्यवस्था है। कैसी? समान व्यवस्था, सबके लिए समान रूप से जो व्यवस्था लागू हो, ऐसी व्यवस्था है। और इस व्यवस्था से, इस सिस्टम से कोई भी राष्ट्र, कोई भी संगठन संचालित किया जाता है, शासित किया जाता है। इसके शब्द में व्यवस्था भी निहित है और समान रूप से यानी इक्वालिटी भी निहित है। ये इस शब्द ही कह रहा है इक्वालिटी, इक्वालिटी फॉर एवरीवन, ऑल पीपल आर इक्वल बिफोर लॉ। तो इसमें, इस शब्द में ही सम से ही आ गया इक्वालिटी, समान रूप से। इक्वालिटी, ये इक्वालिटी
ये समानता आपको इस कॉन्स्टिट्यूशन वर्ड में नहीं मिलेगा, यहां पर कहीं नहीं दिख रहा है इक्वालिटी, और हो भी नहीं सकता, वहां इक्वालिटी हो भी नहीं सकती जहां पर एक रेस के आधार पर, एक नस्ल के आधार पर, एक रंग के आधार पर भेदभाव किए जाए, कीड़े मकोड़े की तरह समझा जाए एक वर्ग को, कीड़े मकोड़े की तरह व्यवहार किया जाए एक वर्ग से, वहां पर उनके इस शब्द में ये समानता नहीं तो हो ही नहीं सकता। अब इस पर आप में से कुछ ज्ञान हमें देंगे कि जो ये आप कहेंगे कि जो ये इक्वालिटी सर आई है वो तो इस फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन से ही आई है, फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन से ही ये इक्वालिटी लिया गया है संविधान में। संविधान जब लिखा जा रहा था, जब बनाया जा रहा था, तो विभिन्न देशों से विभिन्न चीजें हमने ली, कॉपी किया। तो उसमें जो 3 आइडियल्स हमने लिए, इक्वालिटी, लिबर्टी एंड फ्रेटर्निटी, वो हमने कहां से लिया सर? फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन से। तो आप कहेंगे कि यहां भी तो जो है कि कॉन्स्टिट्यूशन ही है, वही कॉन्स्टिट्यूशन आगे चल के बना, तो यहां पर भी तो समानता यहां पर नहीं, तो फिर हमने फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन से कैसे इक्वालिटी ले ली सर? तो आपका जवाब देना हम चाहेंगे कि फ्रेंच का संविधान बना कब? 1791 में। फ्रांस का संविधान कब बना? 1791 में पहला। बाद का तो कई मॉडिफिकेशन के बाद 1958 में भी एक संविधान बना, जिसको 5th कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द रिपब्लिक कहा जाता है। लेकिन जब हमारा देश आजाद हुआ था उस समय तो ये 1791 वाला ही फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन था, जहां से हमने ये 3 शब्द लिए थे। 1791 से पहले क्या हुआ था सब? 1789 में फ्रांस की क्रांति हुई थी, फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ था, और फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बाद ये 1791 में यहाँ का संविधान बन के तैयार हुआ। आप जब पढ़े होंगे फ्रेंच रिवॉल्यूशन, फ्रांस की क्रांति, तो आपको पढ़ाया गया होगा कि उसके मुख्य कारण क्या थे। मुख्य प्रमुख कारणों में जो सबसे पहला कारण बताया जाता है वो यही बताया जाता है कि सोशल एंड इकोनॉमिक अनइक्वालिटी, सामाजिक और आर्थिक असमानता। तो प्रमुख कारण ही इस क्रांति का था सामाजिक और आर्थिक असमानता। सोशल एंड इकोनॉमिक अनइक्वालिटी। तो जहां पर असमानता की कारण ही, यही प्रमुख कारण ही हो रहा है इस फ्रांस की क्रांति का, और जिस क्रांति का प्रमुख कारण ही असमानता है, क्या उस क्रांति के बाद जो संविधान निर्मित हो रहा है उसमें यह प्रयास नहीं किया जाएगा कि इस प्रमुख कारण को ही जड़ से खत्म कर दिया जाए? इसी पर तो क्रांति ही हुई। तो इस असमानता को जड़ से खत्म किया गया उस संविधान के आर्टिकल 2 में, अनुच्छेद 2 में, फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन किया गया, इक्वालिटी को बताया गया, डिफाइन किया गया, और वहां से हमने इक्वालिटी यहां पर। तो उस समय का फ्रांस अलग था, और जिस समय ये कॉन्स्टिट्यूशन वर्ड आया फ्रांस में, वो 8वीं से 14वीं शताब्दी का फ्रांस अलग था, जब वहां असमानताएं थी। अगर नहीं होती तो ये क्रांति क्यों होती? इसका प्रमुख कारण ये क्यों बताया जाता? तो जिस समय ये वर्ड आया था वो 8वीं से 14वीं शताब्दी का इरा, और जिस समय यहाँ का संविधान बना वो 1791 18वीं सदी का इरा था, युग था। और आपको बतावें कि इनका ये दुर्भाग्य था कि भैया इनकी यहाँ संस्कृत जैसी ऐसी कोई भाषा नहीं थी जहां से सम और विधान जैसे कोई 2 शब्द लेके संविधान जैसा कोई ये शब्द बना दे, जिसके अर्थ में ही, जिस शब्द में ही निहित हो इक्वालिटी, समानता, और जिस शब्द में ही पूरी बात निहित हो कि एक व्यवस्था है जो सब पर समान रूप से लागू होती है, जिससे पूरा राष्ट्र संचालित किया जाएगा, शासित किया जाएगा। तो ऐसा कोई शब्द इनके यहाँ था नहीं। जो था कॉन्स्टिट्यूशन शब्द, उसी से इनको काम चलाना था। तो कॉन्स्टिट्यूशन इन्होंने लिखा और अंदर आर्टिकल 2 में मेंशन किया इक्वालिटी। लेकिन हमारे यहाँ पर खूबसूरत शब्द संविधान है भैया, हमको तो इक्वालिटी मेंशन करने का प्रीएम्बल में जरूरत भी नहीं था। लेकिन जरूरत तब पड़ गई जब हमारे संविधान को संविधान के रूप में नहीं लिखा गया, कॉन्स्टिट्यूशन के रूप में लिखा गया। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने शर्त ही रखी थी कि भैया आपको जो संविधान लिखना है वो इंग्लिश लैंग्वेज में होना चाहिए और इटालियन फॉन्ट में होना चाहिए। आप जाके पता करिए, तो इंग्लिश लैंग्वेज में ही पूरा पहले लिखा ही गया। मूल प्रति जो संविधान की है वो इंग्लिश लैंग्वेज में ही है और इटालियन फॉन्ट में है। बाद में उसको अलग अलग फॉन्ट में, अलग अलग लैंग्वेज में, उसको फिर हिंदी में और भी लैंग्वेज में उसको अनुवादित किया गया। लेकिन मूल प्रति जो है वह अंग्रेजी में है। कॉन्स्टिट्यूशन जिसमें कहीं इक्वालिटी का नामो निशान नहीं, तो फिर अलग से तो डालना ही पड़ेगा। और फिर कहां से लाएंगे? तो उस फ्रांस से लाएंगे। हाँ,
तो अलग से डाला गया और फिर ठप्पा भी लग गया हम पर, ठप्पा भी कि जो है कि हमने तो कॉपी किया है। ये शब्द में ही था, संविधान में ही नहीं था सर। इक्वालिटी यहीं पर नहीं था। बीएचयू में पिछले महीने डिबेट में हम गए हुए थे, डिबेट था, मुद्दा था ये धार्मिक असहिष्णुता, रिलीजियस इंटॉलरेंस। तो उस पर अपनी बात रखने के बाद, डिबेट के बाद हम उतरे मंच से। बाद में अंत में प्रोफेसर साहब गए जो ऑनरेबल जज थे, तो उन्होंने एक बात कही कि दुनिया की किसी भी भाषा में वो सामर्थ्य नहीं जो किसी दूसरी भाषा के शब्द का हूबहू अनुवाद अपने भाषा में कर ले। तो हम कहेंगे सच में बात सही है, किसी भाषा में सामर्थ्य नहीं कि हूबहू अनुवाद कर ले, लेकिन हमें हूबहू अनुवाद करने की आवश्यकता भी नहीं। जब हम अपने यहां से ही कोई ऐसा शब्द निकाल सकते हैं जो इससे कहीं ज्यादा अधिक सुंदर आदर्श स्थापित कर रहा है, अपने आप में सारे अर्थ को बता दे रहा है, परिभाषित कर दे रहा है, फिर हमें कॉपी करके इनके जैसे बनने की आवश्यकता ही क्या। लेकिन सबसे बड़ी विडंबना है कि उस समय तो कॉपी ही हुआ, कॉपी एंड पेस्ट। आप सभी जानते हैं कॉन्स्टिट्यूशन अलग अलग देशों से जो चीजें सब उठा कर कॉपी कॉपी कॉपी। खैर, आपने समझा होगा संविधान और कॉन्स्टिट्यूशन में भेद, अंतर, डिफरेंस। कॉन्स्टिट्यूशन ये वर्ड का जो वास्तविक अर्थ है ऑर्गेनाइजेशन ही है, एक वास्तव में संगठन है, लेकिन खुद से इन्होंने डेफिनेशन बना दिया, गढ़ दिया कि एक रूल्स एंड रेगुलेशन से ये फंडामेंटल प्रिंसिपल्स हैं, रूल्स हैं जिसके द्वारा किसी ऑर्गेनाइजेशन या किसी स्टेट को गवर्न किया जाता है। किसी ऑर्गेनाइजेशन गवर्न करना छोड़िए, खुद ही ऑर्गेनाइजेशन है। लेकिन हमारा संविधान, इसका अर्थ समान व्यवस्था, समान रूप से व्यवस्था लागू हो सब पर, जिससे पूरा देश राष्ट्र प्रशासित हो, शासित हो, चले। ये संविधान है। संविधान कॉन्स्टिट्यूशन में आपने डिफरेंस समझा। अब यहीं पर वाणी को विराम, समय सीमित है, आगे की बातें आगे होंगी, फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जय तु भारतम, जय तु भारतस्य संस्कृति, जय श्री राम।